नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्ते। हिमांशु जी, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर रजामंदी बन गई है। अब फ्रेमवर्क सामने आ गया है कि किन किन मुद्दों पर क्या क्या समझौता होगा और किस किस को कितना फायदा होगा। तो ऐसे में अब तो विपक्ष की बोलती बंद हो ही जानी चाहिए, राहुल गांधी की बोलती बंद हो जानी चाहिए, जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर लगातार रायता फैला रहे थे कि मोदी जी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, उन्होंने तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बेच ही दिया अमेरिका को। इस तरह की बातें जो कर रहे थे। अंजू जी सही है, विपक्ष के मुंह के ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, और तमाचा भी ऐसा तमाचा कि जो आप देखिए तो भारत ने अपनी रेड लाइन, फिर वो यूरोपियन यूनियन हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका यूएसए हो, हमने कभी भी अपनी रेड लाइन को लोगों को लांघने नहीं दिया। हमने बहुत स्पष्ट कर दिया था। जहां तक न्यूजीलैंड की बात है, हमने डेयरी में भी बोल दिया था। आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, न्यूजीलैंड के साथ में आप फ्री ट्रेड कर रहे हो और डेयरी नहीं है, वो सेक्टर को ओपन नहीं करोगे। वैसे ही ईयू के साथ में आप ट्रेड डील कर रहे हो और आपने बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया था एग्रीकल्चर को हम नहीं खोलेंगे। अमेरिका भले कुछ भी कहता रहे, डोनाल्ड जे ट्रंप कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी मांगता रहे, कितनी भी गालियां दे, मगर भारत अमेरिका का सोयाबीन या कॉर्न, मक्का नहीं लेगा, मतलब नहीं लेगा। ये हमारी रेड लाइन थी और इसमें पीयूष गोयल जी को सलाम करनी पड़ी। आखिर में उन्होंने अपनी बात मनवा ही ली। और विपक्ष के लिए तो क्या है, विपक्ष ने तो 2 बारी दिल्ली की घेराबंदी कर ली पिछले 5 साल में। किसानों को भड़का भड़का के पंजाब से दिल्ली बॉर्डर पे लेके आए, अनाप शनाप बातें करके उनसे बहुत कुछ करवाया। ये भी करना चाहते थे ये कि तीसरी बारी करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको, अंजू जी, मुझे तो ताज्जुब होता है कभी कभी कि इतना नबाला विपक्ष हमारे पास कैसे आ गया। हमारे देश में, हमारे देश की लोकशाही को मजबूत विपक्ष चाहिए। ये विपक्ष जिसको नरेटिव भी सेट करना नहीं आता, उन्हीं का नरेटिव, उन्हीं की कहानी उनके मुंह पे जाके लगती है 2 दिनों के अंदर। अभी कृषि कानून की बात करें तो कृषि कानून शायद ये सरकार और नरेंद्र मोदी जी के लोग सही तरह से समझा नहीं पाए थे, मगर उसका फायदा या गैर फायदा हुआ तो किसको हुआ? भारतीय किसान को। पंजाब के वो किसान को आज बहुत बड़ा गैर फायदा हुआ है। पंजाब की जमीन के वाटर लेवल्स कहां तक आ गए हैं? किसी ने ध्यान दिया उसका? आके आंदोलन करने लगे, और फिर जब ड्रोन से मार पड़ने लगी तो तकलीफें हो रही थी। तो ये विपक्ष की एक ऐसी चाल है कि उनको पता है कि ये न चलेगा, न बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब आपका बांस ही सही नहीं होगा तो उसमें से अच्छी मधुर स्वर देने वाली बांसुरी कैसे बजेगी? और 2 कृषि आंदोलन को देखने के बाद तीसरा देखने की दिल्ली की और सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों की कोई तैयारी नहीं है। वो समझते थे कि ये ट्रेड डील में नरेंद्र सरेंडर की बात करके वो लोगों को फिर से भड़का लेंगे, मगर लोगों ने तो देख लिया। अभी देखिए, जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, एग्रीकल्चर में क्या हम हमारे नट्स को गिने? नट्स मतलब बादाम है, पिस्ता है। आज हम लोग नियमित रूप से हमारे चैनल्स के ऊपर कैलिफोर्निया आलमंड्स, कैलिफोर्निया पिस्ताचियो की एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। अगर ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भारत के लोगों को मिलने वाली है, इससे किसको तकलीफ हो सकती है? ग्रीन एप्पल्स है, जहां तक फ्रूट्स की बात है, फ्रूट कॉन्सेंट्रेट की बात है, ग्रीन एप्पल्स है, क्रैनबेरीज है। अगर ये फ्रूट भारतीय बाजार में उपलब्ध होने वाले हैं जो एडिशनल होंगे, इससे हमारे महाराष्ट्र के द्राक्ष के खेडूत को, द्राक्ष के किसान को कोई तकलीफ नहीं होती। हमारे यहाँ गन्ना पकाने वाले किसान को उससे कोई तकलीफ नहीं होती।
या फिर मेरे सूरत के आजू बाजू में आम पकाने वाले किसान को इससे कोई तकलीफ नहीं है, वो भी अपने घर में अगर उसे सही दाम में मिलेगा तो ग्रीन एप्पल लेके आएगा अगर उपलब्ध होगा तो। मगर अमेरिकी उत्पादों की एक बात मैं और कर दूं, अमेरिकी उत्पाद जो होते हैं उनकी गुणवत्ता तो अच्छी होती है, मगर उनका दाम भी काफी बड़ा होता है, ऊपर होता है। ये जैसे हार्ली डेविडसन की बात थी ना, हार्ली डेविडसन पे तो डोनाल्ड ट्रंप 3 बारी बहुत बोल चुका है कि इसके ऊपर भारत इज अ टफ टैरिफ मास्टर बोलता था कि 150% ड्यूटी लगाई। अरे हमने ड्यूटी 10% कर दी, फिर भी हार्ली डेविडसन भारत के मार्केट का 10% हिस्सा नहीं ले पाया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी 15 लाख की मोटरसाइकिल भारतीय रोड्स पे नहीं चलती, यहां तो 1-1.5 लाख का हीरो होंडा ही चलता है। ये भारत की तासीर है। तो इस हिसाब से जब हम देखें तो हमने जो मार्केट खोला है, लोग अभी भी कहते हैं, काफी विपक्ष वाले जिनको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, ये नट्स है, फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, और साथ में कहीं कहीं हमने सोया लेने की बात की है, थोड़ा सा सोया हम लेंगे, और मगर उसके लिए बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सोया हम लेंगे वो सोया बायोडीजल के लिए होगा, हमारे लोगों के खाने में नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो खाने के लिए बात, और भारत तो आज फूड बास्केट है। अंजू जी, आज लोगों को ताज्जुब होगा जान के, वी प्रोड्यूस 38% of world's total grains. We are called the new food basket of the world. हम विश्व का नया फूड बास्केट है, जो एक जमाने में यूक्रेन हुआ करता था। तो ये ट्रेड डील से मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, और लोगों के भ्रम है ना, जो अभी जब आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है तो आपसे हम क्या बात करेंगे। अगर आप समझ पाओगे, और इससे अगर समझ लो भारतीय उपभोक्ता को ये अमेरिकी पैदाश पिस्ताचियो या बादाम आने से अगर भारतीय उपभोक्ता के खाने में एड ऑन ही होता है तो उससे मुझे क्या तकलीफ है। बिल्कुल। जब तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। और विपक्ष के लिए तो हर एक चीज जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट करेगी वो गलत है, ये उनका मापदंड है। और फिर हिमांशु जी, आप ये देखो कि किस तरह से अभी तक कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया था, कोई फ्रेमवर्क कैसा था डील का वो भी सामने नहीं आया था, लेकिन शोर पहले से मचना शुरू हो गया। इसका मतलब ये कि आप अपना एजेंडा लेकर तैयार बैठे थे कि जैसी डील होगी हम केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर देंगे। सवाल ये उठाए गए राहुल गांधी की तरफ से कि अरे 4 महीने से जो डील हो नहीं रही थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ, वो फाइल्स खुल गई हैं शायद, उसका प्रेशर है, या अडानी का कोई केस है उसका प्रेशर है, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अचानक से डील पर हामी भर दी और दोनों देशों के बीच में डील हो गई। तो इसी से पता चलता है ना सर कि कहीं ना कोई ऐसा बैठा है जो इनको चाबी भर रहा है कि तुमको हर हाल में रोना ही रोना है। उन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि आने वाले 2-3 दिन में वो किसानों का कूच होने वाला था दिल्ली की तरफ, अब वो सारा कुछ तो धरा का धरा रह गया ना। नहीं, किसानों को जाने दो ना, ले जाने दो उन्हें, हम देखते हैं कितने किसान आते हैं। जहां तक मेरा मानना है, हमारे भारत का कोई भी तबका, फिर वो किसान हो, कामदार हो या अर्बन पर्सन हो, वो कभी भी वो बहुत स्मार्ट है। किसान को समझ में आता है उसका लाभ कहां पर है। उनको गुमराह करने की ये जो कोशिशें कर रहे हैं ना, एक नैरेटिव सेट करके, बस उसी से सावधान रहना है। मगर क्या होता है कि विपक्ष की तकलीफ ये हो जाती है कि जब आप नैरेटिव सत्य के ऊपर बनाते हो तो वो नैरेटिव टिकता है। अगर आप कोई नैरेटिव को झूठ की बुनियाद पे बनाओगे, जो ये लोग कर रहे हैं, जो बात है ही नहीं। अभी एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, अभी एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का कहां जिक्र होगा? एक जगह पे जहां पर वो और नेतन्याहू स्टेज पे हंसते हुए बात कर रहे हैं, अभी उसको क्या मुद्दा बनाओगे आप? बना ही नहीं सकते। देखिए, जो चीज सत्य के ऊपर आधारित ही नहीं है
उसके क्या प्रमाण लेके आओगे आप? और यही बात, ये कॉमन सेंस की बात अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आती। उनके लिए तो जलेबियों की भी फैक्ट्री होती है। अभी अगर फैक्ट्री में जलेबी बनने लगी तो हमारे देश में मिठाई बनना बंद हो जाएगा। ये उनकी समझ में नहीं आएगा ना। उनके लिए तो भारत इटली की गलियां है, वो वहीं जाके बात करे, वहीं लोगों से मिले, वही ठीक है। और उनका जनाधार कहां? अंजू जी आप देखिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद क्या कांग्रेस का जनाधार कभी भी 30% को क्रॉस किया है? 30 तो मैंने बहुत बड़ा आंकड़ा कर दिया। क्या कांग्रेस का जनाधार एक हरियाणा को छोड़ के क्या 20% को भी क्रॉस किया है किसी भी राज्य के अंदर? इससे पता चलता है कि ये बहुत वीक विकेट पे, बहुत बहुत खराब जगह पे अपने आप को हर वक्त एक्सपोज करते हैं। और बुमाबुम करने से, चौकीदार चोर है, नरेंद्र सरेंडर, ऐसे स्लोगन देने से देश की सत्ता हाथ में नहीं आती। मगर उनके लिए भी ये मजबूरी है, क्योंकि अंजू जी आप देखेंगे तो मैंने और आपने तो देखा है हमारे वक्त पे, क्या कांग्रेस कभी एक साथ में 10 साल तक केंद्र में सत्ता के बाहर रही है? नहीं रही। तो जब विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है तब उनको समझ में नहीं आता कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, जनाधार कैसे प्राप्त करना चाहिए। और इसी की वजह से शायद उनके सलाहकार उनको सच्ची सलाह नहीं दे पाते। उनके जो सलाहकार बैठे हुए हैं दायां हाथ बायां हाथ यहाँ पर, केसी वेणुगोपाल, और वो लोग को समझ में नहीं आता। अभी सर कितने लोग, अंजू जी मुझे आप बताइए कि आम आदमी की बात करें, हम पत्रकारों की बात छोड़ दें, आम आदमी की बात करें तो आप बोलोगे कि कांग्रेस का महामंत्री कौन? केसी वेणुगोपाल। ये कौन है केसी वेणुगोपाल, जिसका खुद का कोई जनाधार नहीं है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जनाधार बगैर के नेता को लेके आप चलोगे तो यही हश्र होगा। और ये चीज आपको मैं बताऊं, मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। सर यही नरेंद्र भाई थे जो 2002 में उनको गुजरात में सत्ता पे बिठाया गया था, सत्ता की गादी के ऊपर। और फिर वो जो पहला चुनाव लड़े ना, तब मैं पत्रकारिता में, सक्रिय पत्रकारिता में था, और मैंने देखा तो मैं उस वक्त उनके सामने उन्हीं के साथी एक वक्त के बापू शंकर सिंह वाघेला थे। मगर दोनों एक साथ में एक स्कूटर पे आगे पीछे बैठ के घूमते थे भाजपा के जमाने में। मगर दोनों को मैंने पूछा फोन करके, वो कांग्रेस का अगुवाई कर रहे थे शंकर सिंह बापू और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई ने सिर्फ इतना कहा, कल दोपहर को 12:30 बजे बात करेंगे। शंकर सिंह बापू ने कहा मुझे, अरे देखो हम तो जीत ही जाएंगे, कल 12:30 बजे मैं बताऊंगा कि हमने 53% सीटें जीत ली है गुजरात की 182 असेंबली सीट्स में से। मैंने सामने दोनों को बताया कि सर वो देखना, मुझे आपका फोन बंद नहीं मिलना चाहिए। ये चीज मैंने शंकर सिंह बापू को भी बोली, ये चीज मैंने नरेंद्र भाई को भी बोली। और हकीकत ये हुई, दूसरे दिन जब नतीजे वोटिंग शुरू हुआ, वोटिंग के पहले के दिन की बात है ये, वोटिंग शुरू हुआ, 12:30 बजे नरेंद्र भाई का फोन तो बजा और उन्होंने उठा लिया फोन, और मगर बापू का फोन बंद मिला मुझे। नरेंद्र भाई ने क्या बताया पता है? उन्होंने सिर्फ यही बताया कि आपके राष्ट्रीय मीडिया के कितने दोस्त, कोई दोस्त, नाम नहीं दूंगा मैं पत्रकारों का, वो लोग सुबह 8 बजे से अपनी चैनल पे, और उस वक्त बहुत गिनी चुनी हुई चैनल्स थी, कहीं जाने वाली अंग्रेजी सबसे बड़ी चैनल में आपके दोस्त ने खाली लाइनें दिखानी शुरू कर दी मूर्खों की। तो हम गुजराती, आपको तो पता है हम अहमदाबादी लोग क्या करते हैं, हम तो 10:30 बजे सुबह में दाल सब्जी रोटी खा के सो गया मैं तो।
और 12:30 बजे जब आपकी घंटी बजी तब मैं उठा रहा हूं, हम लोग 115 से 120 सीट जीतेंगे, क्योंकि 2 घंटे सुबह 8 से 10 टेलीविजन के ऊपर आप पत्रकारों ने मेरा काम आसान करके खाली मूर्खों की कतार दिखाई। हुआ क्या? हमारे जो सब वोटर थे, भाई लोग थे, हमारे जो भाई बंधु थे, भाइये थी, बहनें थी, वो खाना खा के घर से बाहर निकल के वोट करने निकल पड़े। और मैं देखूंगा कि भाजपा का कमल कम से कम 115-120 सीटों के ऊपर लहराएगा, ये मेरा दावा है। और बापू का फोन मुझे बंद मिला 12:30 बजे। उसके बाद रिजल्ट पूरा आ गया, उसके 7 दिन तक बापू से मेरी बात नहीं हुई। और उस वक्त 7 दिन के बाद जब मेरी बात हुई, तब बापू ने बताया, भाई आपको तो पता है हमारे राजकारण का, हमारे लोग काम ही नहीं करते, मगर क्या करें, हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। अभी वो भाजपा कल्चर था, वो भी शंकर सिंह बापू भी, मैंने मेरे से होते हुए सब किया, मगर ये लोग काम नहीं करते। कांग्रेस की आज भी वही तकलीफ है, कांग्रेस में नेता ज्यादा, प्रजा कम है। अगर कांग्रेस का कोई फंक्शन गुजरात जैसे हमारे राज्य में होता है तो क्या होता है, स्टेज के ऊपर 50 कुर्सियां लगी हुई होती है, 50 नेता होते हैं, मगर सामने बैठने वाले 500 नहीं मिलेंगे आपको, या 25 या 30। ये स्थिति में आज कांग्रेस आ गई है, और इसका जिम्मेदार ये गैर जिम्मेदाराना हरकतें जो राहुल गांधी एंड कंपनी कर रही है वो है। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना था। तो ये ट्रेड डील को लेके राहुल गांधी बात करेगा, दुनिया नहीं मानेगी उसे। अंजू जी, दुनिया नहीं मानेगी उसे। ट्रेड डील तो लोगों को पता है कि पिछले 1.5 साल से नरेंद्र भाई नहीं झुके हैं। पिछले फरवरी से नरेंद्र भाई सीधी बात कर रहे हैं। ये भी तो कांग्रेस ने ही कहना शुरू कर दिया था ना कि हम 50-60 बिलियन का व्यापार करते हैं सालाना, 500 बिलियन कहां से हो जाएगा। अरे भाई, पिछले साल के फरवरी महीने में जब नरेंद्र भाई यूएस गए थे, तभी दोनों नेताओं ने बोला था 5 साल में हम ये ट्रेड को 500 बिलियन तक ले जाएंगे। तब उनकी मंशा F-35 बेचने की थी भारत को। खैर, वो बात तो अलग है कि भारत कभी F-35 खरीदेगा नहीं। लेकिन हिमांशु जी, $500 बिलियन का जो कारोबार होगा वो 5 साल में होगा। कांग्रेस तो ऐसे बात करी जैसे हफ्ते भर में हो जाएगा, इसीलिए इस तरह के सवाल उठाते हैं, क्योंकि नौसिखियों की तरह ये बिहेव करते हैं, पूरी चीजों को पढ़ते नहीं है, इसीलिए पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये जो रशिया से भारत ऑयल खरीदता है, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है कि अब तो भारत जो है वो अमेरिका से वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा और रशिया को बिल्कुल दरकिनार कर देगा। क्या सच में ये जो फ्रेमवर्क सामने आया है, इसमें ऐसी कोई बात है जिससे ये पता चलता हो कि भारत अब रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा? ये बात तो सामने नहीं आ रही, मगर ये बात की गई है कि ग्रेजुअली देखिए, शब्द प्रयोग ये बताता है कि ग्रेजुअली ऑयल इनटेक फ्रॉम रशिया may reduce and it can be replaced by US oil and Venezuelan oil. अभी देखिए, 2 चीज आपको समझनी जरूरी है इसमें। दर्शकों, आपको पता है कि वेनेजुएला से जो ऑयल मिल रहा है, वो ऑयल जिसको हैवी ऑयल कहते हैं, उसको प्रोसेस दुनिया में खाली 2 ही जगह हो सकता है, 2 ही देश में, और उसमें से एक है भारत। ऐसा नहीं हम वेनेजुएला से ऑयल नहीं लेते थे, हम आगे भी वेनेजुएला से ऑयल लेते थे, और अगर आज हमें सस्ता मिलेगा तो फिर से हम लेंगे। यूएस से ऑयल और एनर्जी लेने की बात जहां तक है, भारत ने तो कभी मना ही नहीं किया। भारत तो ऑयल का व्यापार करता है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट गुजरातियों की बनी हुई गवर्नमेंट है। हम सिर्फ राष्ट्रहित पहले देखेंगे।
जहां भारत का फायदा होगा वहां से खरीद की जाएगी। देखिए 2022 में जब भारत ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया, तब रशिया को 2 पांव में खड़े रहने के लिए चाइना और भारत को ऑयल बेचना जरूरी था, सस्ते में ऑयल बेचना जरूरी था। तो हमको जो ऑयल मार्केट में $60-65 प्रति बैरल के दाम चलते हैं, वो हमें $40 में मिल रहा था, तो हम क्यों ना ले। बिल्कुल। और ग्रेजुअली वो भी बढ़ते 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 आज उस पर से डिस्काउंट कम होता गया, और हमारे जो पिछले थोड़े ऑर्डर है फिर भी वो भी डिस्काउंटेड है, वो भी काफी सस्ते दामों में मिल रहे हैं। तो क्या भारत को कोई दूसरा देश उससे कम दाम में देगा, तो क्या भारत रशिया से ही खाली ऑयल लेगा या उससे भी लेगा? हम रशिया से ऑयल लेना तो बंद नहीं करेंगे, वो मगर ऑयल की मात्रा ऊपर नीचे होती रहेगी। कितनों को पता है कि 2018 तक भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कौन था? ईरान। अमेरिका के कहने पे हमने ईरानियन ऑयल बंद किया था। उसका फायदा किसने उठाया? चाइना ने। आज चाइना की जरूरत का 15 से 20% ऑयल ईरान से चाइना जाता है। कौन से रेट में? heavily discounted rate of $38 per barrel। अगर समझ लो भविष्य में ईरान से हमें भी $38 प्रति बैरल तेल मिलना शुरू हो जाए, तो क्या हम नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। बस ये व्यापारी नीति है। व्यापार में दोस्ती होती है, मगर वो अपनी जगह होती है। बिल्कुल। और दूसरी एक बात जो मेरी समझ में आती है अंजू जी, मैं उससे आपको देता हूं वापस, कि जहां तक रशिया और भारत के संबंधों का सवाल है, वो किसी तरह से अमेरिका के साथ में संबंधों पर आधारित नहीं है, क्योंकि रशिया और अमेरिका दोनों ये बात जान चुके हैं, दोनों वो ये बात की बात कर चुके हैं कि भारत दो में से किसी का सगा नहीं है। मैं बहुत 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 काफी लोगों को लगेगा कि यह सगा क्या है, किसी का सगा नहीं। हम लोग भारत के राष्ट्र के 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम करते हैं। अगर समझ लो भारत ने ऑयल लेना बंद कर दिया, यह प्रेडिक्शन नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर भारत का ऑयल इंटेक रशिया से आज जो होता है उससे 50% हो गया अगले 6 महीने में, इसका मतलब यह है कि यूक्रेन और रशिया के बीच के युद्ध का अंत होगा और रशिया का यूरोपियन यूनियन को सप्लाई चालू रहेगा, सप्लाई फिर से शुरू होगा, और वो सप्लाई रशियन ऑयल को भारत प्रोसेस करके देगा, सेल रशिया करेगा, प्रोसेसिंग के पैसे भारत खाएगा। ये मेरी तो समझ में आ रहा है। तो मैं तो एक तरह से, लोग बहुत बात कर रहे थे कि रशिया, इंडिया, चाइना, ये ट्रायंगल, मैं नहीं मानता कभी ये होगा, मगर ये मैं जरूर मानता हूं कि अगले कुछ सालों में अगर हमें उड़ी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और इंडिया का एक त्रिकोण बड़ा बनता हुआ नजर आए, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। जैसे पिछले साल अगस्त महीने में अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे, कोई जॉइंट डेक्लेरेशन भी वहां पे या स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया था, लेकिन दोनों के बीच बातचीत हुई थी, डेलीगेशन गया था साथ में। आपको लगता है कि वहां पर कोई ऐसी सहमति बनी हो वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर कि कैसे किस देश के साथ पेश आना है, क्योंकि दोनों बड़ी ताकतें हैं? और फिर आपको ये भी लगता है कि भारत और रशिया के बीच कहीं बैकडोर कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो हम इस तरह से पेश आएंगे? क्योंकि भारत और रशिया की दोस्ती एक तरह से फिलहाल अटल नजर आती, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और फिर पिछले दिनों हमारे एनएसए भी वहां गए थे, अजीत डोभाल, फिर हमारे विदेश मंत्री ने कितनी बार वहां के दौरे किए। तो आपको लगता है कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे भारत और पुतिन हैंडल करेंगे ट्रंप को?
दे आर ऑलरेडी हैंडलिंग इट, हैंडल कर रहे हैं। और ये आपको दिखता है। आपने अलास्का का जिक्र छेड़ा। भारत का स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे थे यहाँ पर। वहां पर अलास्का में ट्रंप और पुतिन बैठे थे। ऑफिशियली तो ऐसा कहा जाता है कि पुतिन ने ट्रंप को इतिहास का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया उस दिन। समझौता कुछ नहीं हुआ, मगर ये अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हुई है। एक अंडरस्टैंडिंग जो मेरी समझ में आती है वो ये हुई है कि अपने अपने हेमिस्फीयर में, अपने अपने स्फीयर के अंदर हम अपना काम करेंगे। एक विड्रॉल की नीति अमेरिका की, उसके बाद की नीति को आप देखो तो समझ में आता है कि जहां जहां पश्चिमी गोलार्ध के अंदर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर चाइना बहुत बुरे तरीके से घुसा हुआ था, वहां वहां वो रिवोल्ट कर रहा है। अमेरिका वो कंट्रीज को पकड़ पकड़ के उनको चाइना से विमुख करने की कोशिश कर रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग तो है। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि चाइना और रशिया दोनों की जरूरत की दोस्ती है। दोनों के बीच में आज भी तकरीबन छोटे बड़े करके 600 जितने 600 बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। तो वो लोग कभी हमेशा के, जिसको कहते हैं ना कि पक्की दोस्ती, वो हो नहीं सकती। मगर इन दो बड़े नेताओं में ये समझौती हुई लगती है मुझे तो कि that's an unstated understanding wherein both of them after a stage will leave India aside, क्योंकि भारत एकमात्र मार्केट उनके लिए बचा है अमेरिका के लिए, क्योंकि चाइना से वो लोग भिड़ रहे हैं। तो चाइना को विश्व भर में एनसर्कल करने के लिए उन्होंने पनामा किया, वेनेजुएला किया। देखिए सीरिया के अंदर जो तख्ता पलट करके उन्होंने आईसिस के एक टेररिस्ट को जहां वहां बिठाया हुआ है, तो उससे सबसे ज्यादा मार किसको लगा? रशिया को। मगर ईरान के ऊपर आज जो हो रहा है उसका सबसे ज्यादा मार किसको लग रहा है? चाइना को लग रहा है। अभी समझ लो कि अमेरिकी बेड़ा ब्लॉकिंग चालू कर दिया है उन्होंने, और जो 15-20% ये सैंक्शंस भी कर लगाए अमेरिका ने ब्लैक फ्लीट के ऊपर। अगर चाइना में ऑयल सप्लाई जाना बंद कर हो जाए पूरा का पूरा, कितना नुकसान होगा? एक तरफ चाइनीज इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम, उनके यहाँ राजकारण में सब सही नहीं चल रहा है, इंटरनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इंटरनल फ्यूज हो रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति के अंदर मुझे तो ये कोई ताज्जुब नहीं होगा कि there is a definite understanding between Narendra Bhai and Putin, that they are working on a prepared chart. एक के बाद एक जो होना चाहिए वो चीजें हो रही है। अमेरिका हमारे लिए अछूत नहीं है, क्योंकि अमेरिका आज भी सबसे बड़ी सत्ता है। टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत ज्यादा आगे है। तो वो चीजें जो हमें मिल सकती है वहां से, उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है अंजू जी। पर हिमांशु जी, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि देखिए पहले तो अमेरिका ने टैरिफ 3 या 4% लगा रखा था, अब 18% कर दिया, तो इसमें क्या फायदा हुआ? क्या सच में टैरिफ पहले 3 या 4% ही था? नहीं, अभी उसको मैं रिलेटिव टर्म्स में बताता हूँ। टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब यह है कि माल के ऊपर अमेरिका में बेचने से पहले अमेरिकी जो डीलर होगा वो भारत से आया हुआ है तो 18% देगा। देखिए टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं हम। फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़ा कंपटीटर भारत के कौन है? एक समय में बांग्लादेश हुआ करता था, अभी है वियतनाम। अभी मुझे यह बताइए वियतनाम के ऊपर कितनी टैरिफ है? 19%। बांग्लादेश के ऊपर कितनी है? 19%। हाँ, 19-20%। कंपटीशन में सबसे कम टैरिफ भारत की है। पाकिस्तान जैसे गधे को उन्होंने 19% टैरिफ दी हुई है, जबकि बहुत लिमिटेड चीजें पाकिस्तान से
यूएस के अंदर इंपोर्ट होती है, यूएस लेता है, मतलब उनके साथ व्यापार ही नहीं है कुछ। तो मेरा कहने का मतलब है कि 3% या 4% टैरिफ जो लगती थी उस वक्त में शायद हमारे कंपटीटर को फ्री मिलता था, जैसे कि बांग्लादेश को। अभी देखिए कहां बांग्लादेश बाजी मार गया था हमसे टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स में। मैं उदाहरण लेके बताता हूं। क्या आप कहते हैं ना कि जब टेक्सटाइल पे समझ लो 3% या 4% भारत की टैरिफ थी, तब बांग्लादेश को गरीब देश का आया हुआ उत्पाद करके एक फ्री एंट्री मिलती थी विदाउट एनी टैरिफ। तो वो हमसे सस्ता बेच पाते थे। बांग्लादेशी प्रोडक्ट भारत से सस्ती यूएस में बिकती थी। तो वो रिलेटिव टर्म्स में हम जब देखेंगे हर एक उत्पाद को, तब हमें समझ में आएगा कि ईयू के ऊपर भी 15-16% टैरिफ है। वक्त शायद ऐसा आएगा अगले 6 महीने में, 1 साल में, कि ईयू एंड इंडिया टैरिफ विल बी कंपेरेबल। मतलब हम जो 18% की बात करते हैं ना, वो भी 16 पे आ जाएगा, क्योंकि फाइनल नेगोशिएशन बाकी है। काफी प्रोडक्ट्स ऐसी होगी कि जो प्रोडक्ट्स में भारत और ईयू के राष्ट्र अमेरिका में अपना उत्पादन बेचने के लिए कंपीट करेंगे। ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। अभी ऐसी स्थिति में दोनों की टैरिफ अगर सही हो तो जो क्वालिटेटिव लोगों के दिमाग में जो प्रोडक्ट जाएगा वही प्रोडक्ट बिकेगा। कि भारतीय स्पाइस के लिए समझ लो कि अगर टैरिफ आप 15% या 20% या 25% कर दो तो उसका कोई विकल्प नहीं होता, जो भारतीय है मात्र। मगर जो जो गाड़ी इंडिया में बनती है महिंद्रा की या टाटा की, वो गाड़ी के ऊपर अगर 19% लगने वाला है और ईयू में बनने वाली गाड़ी के ऊपर 15% लगने वाला है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं होगा। इसके लिए मैं समझता हूं कि 3-4% या 3-4 से 19 को कंपेयर नहीं करेंगे। हम कंपेयर करेंगे रिलेटिव इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड से। आज भारत क्यों ईयू को अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच पा रहा है? क्यों भारत से अमेरिका खुद एरोप्लेन टर्बाइन जेट फ्यूल लेता है? क्योंकि हम कंपिटिटिवली मार्केट में बेच पाते हैं। तो टैरिफ अगर समझ लो आपको लेवल प्लेइंग या इक्वल फील्ड देता है और जिससे आप कंपिटिटिव होके मार्केट में बेच पाते हो, तो वो टैरिफ मान्य है। मगर समझ लो 25% से ऊपर कुछ भी चला गया तो यू आर नॉट वायबल। तो ऐसी स्थिति में फिर वो 25% हो, 50% हो या 500% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आपको दूसरों के मैं कह दूं जी, हम लोगों की आदत है, भारतीयों की, खास करके भारतीयों की, इंडियंस की नहीं, भारतीयों की। हम लोग है ना लास्ट मोमेंट तक सोते रहते हैं। जब सर पे आती है ना आग लगती है, तब कुआं खोदने जाने वाली बात है। तो हमारे लिए ये जो टैरिफ है ना, ये 6, 8, 10 महीने की अमेरिकी टैरिफ, उसने हम लोगों की आंखें खोल दी है। ये जो आत्मनिर्भर भारत है ना, वो आत्मनिर्भर भारत अपने टारगेट से 2 साल पहले होगा, ये टैरिफ की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि जब भारतीय जाग जाता है ना, तब कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता। हाँ जी, बिल्कुल। और यही कमाल किया है पीयूष गोयल ने, पीएम मोदी ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि पीएम मोदी इज अ हार्ड नेगोशिएटर, और पीयूष गोयल को लेकर भी यही स्टेटमेंट वहां के अखबारों में छप रहा है। तो ये बातें विपक्ष को समझ में आती तो होंगी सर, लेकिन क्या करें, उनको प्रोपेगेंडा तो चलाना ही चलाना है। उनको कोई ना कोई एजेंडा तो मोदी सरकार को घेरने के लिए चाहिए है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जिस तरह की अफवाहें फैलाई गई, जिस तरह से गुमराह किया गया देश के किसानों को, वो अभी भी यही करते रहेंगे। ऐसे में जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, जो लोग हैं, कार्यकर्ता, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर निकले और लोगों को, खासतौर पर किसानों को समझाएं कि इस समझौते में उनका क्या फायदा है। क्योंकि अगर इस बार भी 3 कृषि कानून की तरह गलत फहमियां फैलाते चले गए, अफवाहें फैलाते चले गए विपक्ष के नेता, तो फिर दिक्कत पैदा हो सकती है।
तो ऐसे में जो अच्छा समझौता हुआ है, जो अच्छी डील हुई है, ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इस विषय को बड़े विस्तार से, बड़ी ही अहम जानकारी के साथ मेरे दर्शकों को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम।